Hello, my dear students. My name is Amrita from C. Amrita Nair Commerce Coaching Institute, Ahmedabad. We have already completed the Gala Accounts section B of paper number 1 to 4 already. Now we are going to start with the paper number 5 and 6, section B. Let's start. Which type of asset is goodwill? So goodwill is basically goodwill is an intangible asset which cannot be seen, but it has a value in the market. That is called reputation or brand image in the market. Second number is on which sacrifice ratio is dependent. Sacrifice ratio depends on the changes in old profit sharing ratio of the partner. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सामने अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कम है तो पार्टनर विल हैव टू सैक्रिफाइस. In what proportion or ratio will the remaining partner give their shares of goodwill to the retiring partner? See, जब पार्टनर रिटायर या तो डिसीज होता है, मतलब डेथ हो जाती है पार्टनर की, उसकी वजह से किनको बेनिफिट होता है? तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है दे गेट द गेन, उनको गेनिंग पार्टनर्स बोला जाता है. तो गेनिंग पार्टनर्स भी अपने गेनिंग रेशियो में ही डिसीज्ड पार्टनर को या तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देंगे. तो आंसर विल बी गेनिंग पार्टनर. और कौन देगा? ये गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो. हाउ वुड यू डील विद द प्रोविडेंट फंड बैलेंस इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? देखिए, प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो एम्प्लॉइज आर द थर्ड पार्टी ऑफ द फर्म. सो प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी. प्रोविडेंट फंड को बंद करके, जैसे मैं आपको इधर बताती हूँ, अगर हमारा जैसे अगर मैंने यहाँ पे बनाया है बैलेंस शीट, इस साइड पे लायबिलिटी, इस साइड पे है एसेट्स हमारी, राइट. सो लायबिलिटी जो है यहाँ पे होगा हमारा प्रोविडेंट फंड फॉर द एम्प्लॉइज विच इज लायबिलिटी. इसके नीचे अगर मैं आपको रियलाइजेशन बना के दिखा रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट. ये रियलाइजेशन का डेबिट साइड है एंड ये रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड है. तो पीएफ जो है क्रॉस में यहाँ पे आता है, मतलब जैसे पीएफ इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी को बंद करना है तो मुझे लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा एंड रियलाइजेशन क्रेडिट करना पड़ेगा. तो जो मेरा पीएफ है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? पीएफ अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन क्रेडिट. तो दिस विल बी माई जर्नल एंट्री. तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. वॉट इज द इफेक्ट ऑन द बुक्स व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड? पार्टनरशिप फर्म मतलब कि धंधा बंद हो गया हमारा, फर्म को बंद कर रहे हैं हम लोग, तो बुक्स भी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी. सारे के सारे अकाउंट्स हमारे बंद कर देने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स द इंटरेस्ट कूपन्स आर टू बी अटैच विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट? तो इसका नाम है बैरर डिबेंचर. बैरर डिबेंचर के अंदर इंटरेस्ट कूपन अटैच की जाती है और जो भी उसको शो करता है कंपनी को, तो कंपनी उसी को इंटरेस्ट पेमेंट करती है एंड प्रिंसिपल का पेमेंट करती है. बाय विच रेशियो द लिक्विडिटी इज मेजर? नाम के अंदर ही दिया हुआ है लिक्विडिटी. तो आंसर विल बी द लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो दो टाइप के होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. हाउ मेनी पार्ट्स आर रेशियोज क्लासिफाइड इनटू? Ratios are majorly classified into two parts, that is traditional classification and the functional classification. Which transactions are always operating activity, whether it is a financing company or a non-financing company? तो सैलरी, वेजेस, बोनस टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेटेड और कोई भी एक्सपेंस अगर है तो वो हर टाइप की कंपनी के लिए होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. To which activity increase and decrease of bank overdraft is recorded? See, bank overdraft is again a short term borrowing. और अगर हम किसी से पैसे बोरो करते हैं या तो फिर पे रीपेमेंट कर देते हैं, तो वो सारी चीजें आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. तो आंसर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट विद द पेपर 6 ऑफ सेक्शन बी. इन विच मेथड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रिसेंट ईयर्स प्रॉफिट? तो आंसर आएगा हमारा वेटेड एवरेज मेथड. कैसे? तो जब वेटेड एवरेज मेथड का हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता है, अगर मान लीजिए मेरा ईयर है 1920, देन है 2021, देन है 2122. मान लीजिए अगर मेरा ईयर जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तभी हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये 50,000 है, दिस इज 60,000 एंड दिस इज 70,000. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट. तो हम हमेशा वेट किसके टर्म में देते हैं? तो इसमें से मेरा लेटेस्ट ईयर कौन सा है? मेरा लेटेस्ट ईयर है 21-22. तो इसको मैं दूंगी सबसे हाईएस्ट वेट. तो इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 2 एंड इसको मिलेगा 1. तो इस हिसाब से
क्या पूछा है मुझे, मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू द रीसेंट ईयर, तो मैंने रीसेंट ईयर विच इज 21-22 जिसको मैंने मोर इंपॉर्टेंट दिया, दैट इज वेटेड दिया मैंने 3 का. At which value assets and liability are shown in the balance sheet after the revaluation? At their present value मतलब कि market value, तो आंसर आएगा market value. 23 is ये जो सेक्शन बी के है ना, 1 सेंटेंस क्वेश्चन है. काफी स्टूडेंट इसको 1 वर्ड में लिखते हैं. मान लीजिए अगर 22 का क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट लिख के आते हैं मार्केट वैल्यू ओनली. दिस इज द रॉन्ग वे टू गिव द आंसर ऑफ द सेक्शन बी 1 सेंटेंस क्वेश्चन. आपको सेंटेंस पूरा लिखना है, नॉट 1 वर्ड, राइट. तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा सेंटेंस लिखे इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स. विच बैलेंसेस आर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ और इवन एडमिशन है या रिकंस्ट्रक्शन है, इन सारे केसेस में भी बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन द बैलेंस शीट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का मतलब हो गया P&L अकाउंट विच इज शोन एन द एसेट साइड ऑफ द कंपनी. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे डेफर्ड टाइप के एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऑलरेडी राइट ऑफ नहीं हो चुके. तो अभी हम रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिकंस्ट्रक्शन, इन सबके टाइम पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ऑलरेडी वो असेट साइड पे होगा. तो असेट साइड का डेबिट बैलेंस है, डेबिट को बंद करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा shown in the debit side of all the partners capital और current account in the old profit sharing ratio. तो ये undistributed expenses कौन सी साइड पे आ जाएंगे, हमारे डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और द करंट अकाउंट इन their old profit sharing ratio. When is the loan given by the partner to the firm repaid at the time of dissolution of the firm? देखिए सबसे पहले इसका रीपेमेंट इस तरीके से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पे होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस. सेकेंड नंबर पे होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी. थर्ड पार्टी लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया. एंड तीसरे नंबर पे आता है पार्टनर्स लोन, ठीक है. एंड फोर्थ नंबर पे हम पे करते हैं कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो इस हिसाब से थर्ड नंबर पे पेमेंट होता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी. सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस and then liability of the firm, that is this, are paid from the realization of assets. Then from the surplus, अगर इन दोनों को पे करने के बाद पैसा बचा तो हम पार्टनर के लोन को रीपेमेंट करते हैं. दैट इज ऑन थर्ड नंबर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी. टू विच अकाउंट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो जितनी भी असेट्स है एक्सेप्ट बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट के अलावा बाकी की सारी असेट्स हम डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं. अंडर विच हेड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम में ही रिजर्व है. तो ये आता है हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में. शेयर होल्डर फंड के अंदर एक हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर हम दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं. COGS का फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीबी और सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. दूसरा फॉर्मूला है वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड. नाउ ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है इसका क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो इनका जो नेट अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, करेक्ट. इसी फॉर्मूला के ऊपर से तीसरा फॉर्मूला बनाया हमारा. देखिए अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम को अलग से लेती हूँ, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यही पूरा आ गया. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा हमारा वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस. तो देखा जाए तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला काफी रिलेटेड है एक दूसरे से. व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो. Solvency ratio means the capacity of the business unit to pay the long-term liabilities. ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी शो करता है लिक्विडिटी रेशियो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी शो करता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो. टू पे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज नोन एज अ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सॉल्वेंसी. फॉलोइंग रेशियोज आर इंक्लूडेड इन सॉल्वेंसी रेशियो. सॉरी यहाँ पे है ना गैप होना चाहिए था. इट्स included in solvency ratio, right?
इंसॉल्वेंसी वर्ड का तो मतलब भी पूरा बदल जाएगा, राइट? नॉट इंसॉल्वेंसी, इट इज इंक्लूडेड इंसॉल्वेंसी रेशियो, बीच में स्पेस देने की जरूरत थी। ओके, एनीवेज टोटल कौन से रेशियो आते हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 29 is in which activity the dividend and interest are recorded, received dividend and interest are recorded। देखिए, मुझे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? जब मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा या तो मैंने किसी फंड में इन्वेस्ट किया होगा। तो ऑफ कोर्स अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। व्हाट आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस? तो जो अमाउंट विच आर पेड एज रिटर्न ऑफ कैपिटल आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। रिटर्न ऑफ कैपिटल मतलब क्या? जो भी हम फंड की रिक्वायरमेंट की वजह से अगर मैंने शेयर्स इशू किए होंगे, डिबेंचर्स इशू किए होंगे, और उस वजह से मुझे जो भी रिटर्न उनको देना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, राइट, उसको हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो इसी के साथ हमारा गाला के 1 to 6 पेपर का सेक्शन बी भी खत्म होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।